हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट 125 में मेंटेनेंस का मुकदमा दर्ज कर रखा हुआ है, 125 सीआरपीसी का मुकदमा दर्ज कर रखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में यानी कि जिरा में आपकी पत्नी से क्या पूछना चाहिए जिससे उनका झूठ बेनकाब हो जाए और आप केस जीत जाएं और आपको या तो मेंटेनेंस कम से कम देना पड़े या मेंटेनेंस आपको ना देना पड़े। आज मैंने एक क्रॉस एग्जामिनेशन करी है, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। आज मैं वही क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूं कि मैंने क्या पूछा है और क्या पूछ सकते हैं आप। एक क्वेश्चन लगभग जर्नल होते हैं और हर केस टू केस जो होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर। वो अपॉइंटमेंट के लिए आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिना अपॉइंटमेंट के लिए बात कर पाना संभव नहीं होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपनी पत्नी से जिरा में पूछना है, क्रॉस एग्जामिनेशन में ये पूछना है कि आपकी शादी कब हुई थी। शादी की एक डेट फिक्स कराएंगी। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन उनसे पूछिए। जब पहला क्वेश्चन बेसिकली बेसिक जर्नल होता है, वो जानना इंट्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है कि शादी कब हुई थी ये पूछना है। वो बताएंगी कि कार्ड है वो विड्रॉ नहीं कर सकती कि इस डेट को शादी हुई थी, ठीक है। उसके बाद शादी के बाद आपकी कब से डिस्प्यूट स्टार्ट हुई। कभी कभी वाइफ कहती है कि 1 दिन बाद ही, 2 दिन बाद ही, तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछना है कि भाई आपकी शादी के बाद 1 दिन बाद ही, 2 दिन बाद ही अगर डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाती है तो कभी कभी आदमी कहीं किसी नए घर में जाता है तो उसको 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना सेटल होने में लग जाता है और आपकी जाते ही लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गई। अब उसके बाद पूछना है कि आपका डिस्प्यूट का कारण क्या था, आपके बीच में विवाद हुआ अगर आपका पति पत्नी का, आपके पति के माता पिता से या आपकी ननद से, तो इसका विवाद का क्या कारण था। वहां पर वो कोई XYZ रीजन देंगे कि ये लोग दहेज मांगते थे, मारते पीटते थे, झगड़ा करते थे। उसके बाद आपको पूछना चाहिए अगला प्रश्न, क्या ताली एक हाथ से बजती है। क्या आप लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, क्या वो लोग सीधे आपसे लड़ाई झगड़ा करने आ जाते थे, आप कुछ कहती थी। यहाँ पर वो गुस्साएंगी, सकपकाएंगी। उसके बाद यहीं पे उनकी सकपकाहट और गुस्से का फायदा उठाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको सीधे पूछ लेना है कि लड़ाई झगड़ा कैसे होता था, किस किस तरह से लड़ाई झगड़ा होता था, आप कैसे क्या बोलती थी। ये सारे के सारे विवरण वो देंगी, उसी में आपको कुछ काट निकाल लेनी है। उसके बाद आपसे पूछना है कि आपकी वाइफ आप जो है आपसे कब से अलग रह रही है। पूछिए कि आप अपने पति से कब से अलग रह रही हैं। उसके बाद वो एक डेट फिक्स कराएंगी। उस डेट के बाद आप पूछिए आप मायके जब गई, आपकी लड़ाई झगड़ा हुई यहाँ से, तो आप कैसे गई, किस वाहन से गई, किस माध्यम से गई। एक वो मीडियम बताएंगी, पैदल चल के गई कि या गाड़ी से गई या कार से गई। वो आपको एक डेट फिक्स कराएंगी, इस तारीख को गई, इस मीडियम से गई। उसके बाद आप उनसे पूछिए कि जब आप मायके जा रही थी तो आपके ससुराल, आपके मायके से कौन कौन आया था, आपको लेने कौन कौन आया था। जब वहाँ पर वो बताएंगे कि मेरे भाई आए थे, माता पिता आए थे, तो आप उससे पूछिए कि क्या उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा किया था, क्या बात कहानी हुई थी। फिर वहाँ पर वो बताएंगी कि यहाँ पर बातचीत हुई, लड़ाई झगड़ा इनके परिवार वालों ने ही किया। लेकिन आप ये इंटेंशन, बैड इंटेंशन उनका शो कर सकते हैं कि देखो लेने तो एक आदमी आ सकता है, पूरा खानदान लेने कैसे आ गया। यहाँ पर आप उनका इंटेंशन, मलेशियस इंटेंशन, बैड इंटेंशन भी शो कर सकते हैं और अपने फेवर में जजमेंट ले सकते हैं। उसके बाद आप उनसे पूछिए कि इस केस के अलावा आपने अपने पति के ऊपर कौन कौन से केस कर रखे हैं। तो वो बताएंगी कि मैंने सेक्शन 9 डाला है या नहीं डाला है, 498A डाला है या नहीं डाला है, DV डाला है या नहीं डाला। जितने केस उन्होंने किए होंगे वो बताएंगे। अगर नहीं बताती हैं तो पिटीशन की कॉपी आपके पास भी होगी, आपको भी नोटिस सर्व हुआ होगा, आपके अगेंस्ट केस हुआ होगा, आप वहाँ पर उनकी पोल पट्टी खोल सकते हैं। उसके बाद उनसे पूछिए कि आपने इस केस के अलावा कहाँ कहाँ पर अपनी पति से मेंटेनेंस मांगा हुआ है। तो वो बताएंगी कि मैंने इसी में मांगा है, या अगर उन्होंने मान लो DV में मेंटेनेंस मांगा है, या 24 HMA में मेंटेनेंस मांगा है, या उन्होंने ये सिर्फ 125 में मेंटेनेंस मांगा है, तो ठीक है। उनको मेंटेनेंस 3 जगह 4 जगह उन्होंने कर रखा हुआ है, कोई बात नहीं, मेंटेनेंस उनको एक ही जगह मिलने वाला है। उसके बाद आप पूछिए आपने अपने बच्चों से अपने पति को मिलने क्यों नहीं दिया। क्या आप अकेले उसकी माँ हैं, वो पिता नहीं है, क्या आप अकेले उसकी गार्जियन हैं। यहाँ पर वो कहेंगे मिलना नहीं चाहते और नहीं चाहते, वो सारी की सारी चीज़ें कहेंगी। लेकिन जब मिलने यहाँ पर आप कहिए आपने जानबूझकर अपने पति को उसके बच्चों से मिलने नहीं दिया, उसको वात्सल्य से, ममत्व से उसको दूर रखा। यहाँ पर फिर उनको गुस्सा आएगा। उसके बाद उनसे पूछिए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। वो अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगी कि MA है, BEd है, ग्रेजुएट है, क्या नहीं है। उसके बाद पूछिए आपने पढ़ाई कहाँ कहाँ से की है, आपने पढ़ाई कहाँ से की है। उसके बाद वो आपको एक्सप्लेन करेंगी कि पढ़ाई मैंने एक सर्टेन जगह से करी हुई है। कभी कभी क्या होता है कि कई लड़कियाँ पढ़ी लिखी नहीं होती और उनके हस्बैंड्स जनरली उनको पढ़ाते हैं अपने घर लाकर। अगर फिर यहाँ पर आप एक उनका कॉन्ट्रोडक्शन कैच आउट कर लेंगे कि अगर आप कम पढ़ी लिखी थी, उसके बाद आपके हस्बैंड ने एक सर्टेन स्कूल में BEd कराया, MAd कराया, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट कराई, उसने आपको एजुकेशन दिया जिससे आपका भविष्य संवर सके, और आप कह रहे हैं कि दैट ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू,
यहाँ पर फिर उनका कॉन्ट्राडिक्शन एक निकल कर चला आएगा। फिर उनसे पूछो कि दैट आप वर्तमान में कहाँ पर जॉब कर रही हैं, अगर उनका उत्तर आता है कि वर्तमान में नहीं कर रहे हो, फिर उनसे पूछो चलो ठीक है भविष्य में कहाँ करें। वर्तमान में इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि उन्होंने मेंटेनेंस मांगा हुआ है और जॉब करने वाली लेडी को मेंटेनेंस नहीं मिलता है। उसके बाद वो आप उनसे पूछिए कि आप भविष्य में पूर्व में कहाँ करती थी, ठीक है, पूर्व में कहाँ करते थे, वो बताएंगे फला फला जगह करते थे। उसके बाद उनसे पूछिए क्या आपको आपके मनचाही नौकरी मिलेगी तो आप करेंगी, तो वो कहेंगी कि हाँ बिल्कुल करूंगी। तो मतलब इससे साबित होगा कि दैट वो काम करने में सक्षम है लेकिन वो काम नहीं करना चाहती, जानबूझ के काम से बच रही हैं और ताकि वो मेंटेनेंस आपसे क्लेम कर सके। इस तरीके से आप यहाँ पर उनको मेंटेनेंस के मैटर में आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि उनको आखिरकार मेंटेनेंस कब नहीं मिलेगा, जब देखिए वो एडल्ट्री में रह रहे होंगे तो आपको मेंटेनेंस उनको नहीं देना है। जब वो लेडी एडल्ट्री में है तो मेंटेनेंस नहीं देना है। दूसरी चीज़, हाईली क्वालिफाइड है, बीटेक है, एमटेक है, एमबीए, एलएलबी, एलएलएम है तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना है। दूसरी चीज़, उसके पास कोई नौकरी है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है, कोई अन्य आय के स्रोत हैं, या उसने अपनी नौकरी कर रही है छुपा रखी हो, ये सब कुछ आप कोर्ट में अगर साबित कर ले जाते हैं तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना होगा। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना। पर्सनली बात करनी है, मिलनी है लखनऊ दिल्ली में तो प्लीज़ कम टू माय चैम्बर एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट। आप अपने अपॉइंटमेंट नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ के थ्रू बुक कराइए और मुझसे मिलने आ सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको ये करना है कि अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ आप वहाँ फॉलो करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।